वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी मोशन कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं राशियां, जो दो प्रकार की और राशियां होती हैं। अभी हमने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां समझी। अब इसके बाद दो प्रकार की और राशियां समझेंगे हम। एक तो सदिश राशियां, कौन सी? सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरी हम समझेंगे कौन सी? अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर मोशन, ठीक है। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, सदिश राशियां हैं। या जिनमें परिमाण के साथ दिशा दी हुई हो, सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां कौन सी राशियां? वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण दिया हो, कोई दिशा की आवश्यकता ना हो और ना ही उनके साथ दिशा दी गई हो, तो वो कौन सी राशियां होंगी? अदिश राशियां, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? परिमाण यानी एक वैल्यू और प्लस दिशा। यहाँ पे क्या है? केवल परिमाण, ठीक है। परिमाण और दिशा, यहाँ पे केवल क्या है? परिमाण। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको चार राशियां देंगे: विस्थापन, वेग, त्वरण और कार्य। इनमें से विस्थापन, वेग, त्वरण और कार्य, इनमें से आपको अदिश राशि बतानी होगी। या फिर आपको चार राशियां देंगे, उनमें से आपको सदिश राशि बतानी होगी। तो देखें अदिश राशियां कौन कौन सी होती, सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखें सदिश राशियां कौन सी होती हैं। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, बलाघूर्ण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है और शक्ति सदिश राशि है। तो ये मुख्यतः बेसिक सदिश राशियां हैं: विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बलाघूर्ण, शक्ति, संवेग। ये आपकी सदिश राशियां हैं। अगर अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियां होंगी आपकी दूरी, चाल, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, आयतन। ये आपकी होंगी क्या? अदिश राशियां, ठीक है। तो और इसमें हम ताप भी ऐड कर लेंगे। ताप भी एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया क्या सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर गति यानी मोशन। तो कोई भी वस्तु गति की अवस्था में कब कही जाती है, या फिर गति की परिभाषा क्या है? गति की अवस्था की परिभाषा क्या है? तो गति की अवस्था की परिभाषा क्या है? जब एक वस्तु समय के साथ किसी दूसरी वस्तु या निकाय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तो जो वस्तु स्थिति में परिवर्तन करती है वो कहलाती है गति की अवस्था में, ठीक है। तो सीधा संबंध क्या होगा? किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। अब एक बात आप याद रखें, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है और किसी तीसरी वस्तु के सापेक्ष विराम की अवस्था में भी हो सकती है। जैसे उदाहरण लें तो सबसे पहले सोलर सिस्टम का उदाहरण लें। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य के सापेक्ष कैसी अवस्था में है? गति की अवस्था में है। हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी हमारे सापेक्ष कैसी अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। तो यहाँ से क्या बात सिद्ध होती है कि कोई वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष तो गति की अवस्था में हो सकती है और दूसरी वस्तु के सापेक्ष वही वस्तु विराम की अवस्था में भी हो सकती है। विराम की अवस्था शब्द आया, विराम की अवस्था। तो विराम की अवस्था की परिभाषा क्या होती है? विराम की अवस्था
सीधी सी परिभाषा है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन ना करे तो वो कैसी होगी? विराम की अवस्था यानी जड़त्व की अवस्था। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन ना करे तो वो स्थिति क्या कहलाती? विराम की अवस्था। अब ब्रह्मांड में ना तो कोई वस्तु निरपेक्ष में विराम की अवस्था में है, ना ही कोई वस्तु पूर्णतः गति की अवस्था में, ना कोई वस्तु ऐसी है जो सभी के सापेक्ष गति की अवस्था में हो, और ना कोई वस्तु ऐसी है जो सभी के सापेक्ष विराम की अवस्था में हो। ठीक है, आगे चलें तो कुछ और परिभाषाएं पढ़ने को मिलती हैं। जैसे हमें सबसे पहले दो परिभाषाएं मिलेंगी, एक तो हमें दूरी और दूसरी हम पढ़ेंगे विस्थापन। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। यानी टोटल जितने पथ की लंबाई होगी, पथ की लंबाई, उसको क्या बोलते हैं हम? दूरी। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। क्या है? न्यूनतम दूरी, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर हम बोलें किसी व्यक्ति का 100 मीटर विस्थापन, तो इसको हम क्या सही बोल रहे हैं? ये पूर्ण रूप से सही है? ये गलत है। हमें बोलना पड़ेगा किसी व्यक्ति का 100 मीटर पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में विस्थापन, यानी विस्थापन के साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमें दो परिभाषाएं और मिलती हैं। एक तो मिलती है चाल की और दूसरी परिभाषा हमें मिलती है वेग की। चाल और वेग की, स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, तो स्पीड यानी चाल क्या होती है? देखो, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ठीक है, विस्थापन क्या होगा? किसी समय में वेग क्या होगा? किसी समय में तय किए गए विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। यानी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ये क्या कहलाता है? वेग। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ये क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, तो चाल और वेग की हमें समझ में आई। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और वेग कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, चाल कैसी राशि है? अदिश। और वेग कैसी राशि है? सदिश। अब चाल में हमें दो तीन परिभाषाएं और पढ़ने को मिलती हैं, जैसे एक समान चाल, असमान चाल या फिर औसत चाल। एक समान चाल क्या होती है? जब समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे कोई भी वस्तु तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान चाल। और असमान चाल क्या होती है? जब भिन्न भिन्न समय अंतरालों में या फिर समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करे वस्तु, उसे क्या बोलेंगे हम? असमान चाल की स्थिति। और औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। ये हम मैथ में पढ़ के आए हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, इसको क्या बोलते हैं? औसत चाल। ठीक है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय को बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमें पढ़ने को मिलते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की हो सकती है? जैसे गति हो सकती है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, इसका मतलब क्या है? एक सीधी रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखीय गति यानी एक सीधी रेखा में गति करे कोई। जैसे हम गोली चलाएं तो गोली कैसी दिशा में गति करती है? एक सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, तीर छोड़े सरल रेखा में गति करेगा। हम सड़क पे चले जा रहे हैं, कैसी रेखा में? सरल रेखा में गति कर रहे हैं, यह है सरल रेखीय गति। दूसरी गति हमें मिलती है अनियमित गति या जिगजैग मोशन। अनियमित गति, अनियमित गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपना मार्ग लगातार परिवर्तित करती रहे,
उसको क्या बोलते हैं? अनियमित गति। ठीक है, अनियमित गति। जैसे किसी बर्तन में भरे हुए गैस के अणु या परमाणु, ये कैसी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं। किसी बर्तन में भरी हुए गैस के अणु अनियमित गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें परिभाषा मिलती है वृत्तीय गति की। ठीक है, वृत्तीय गति या फिर प्रक्षेप गति या फिर वक्रीय गति बोले हम, वक्रीय गति। वक्रीय गति यहाँ से समझ में आता है, एक वक्र के रूप में चले। ठीक है, एक वक्र के रूप में चले। वक्र माने धनुष टाइप में चले। ठीक है, सीधी ना हो रेखा, ना जिगजैग मोशन हो, एक वक्र के रूप में चले, उसको क्या बोलेंगे हम? वक्रीय गति। ठीक है, इसके बाद आती है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति आगे चल के प्रक्षेप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जब हम पत्थर या गेंद फेंकें तो वो कैसे मार्ग पर गति करती है, उसे बोलते हैं हम प्रक्षेप गति। जिस मार्ग के अंतर्गत गति करती है, अगर वैसे ही और कोई गति करे तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप का सीधा अर्थ होता है फेंकना, तो फेंकने पे जैसी गति हो उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप गति के बाद हम पढ़ेंगे ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व से समझ में आता है जब गति ऊपर नीचे इस अवस्था में हो, ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति, ठीक है, ऊपर नीचे गति करे कोई वस्तु, उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व गति। इसके बाद आती है दोलन गति। दोलन गति, ठीक है, दोलन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष या बिंदु के परिता बार बार चक्कर लगाए, उसे क्या बोलेंगे हम? दोलन गति। ठीक है, दोलन गति के अंतर्गत हम दो प्रकार की गतियां और पढ़ लेते हैं। एक तो वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति दोलन गति के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। एक घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको भी हम दोलन गति में ही पढ़ लेते हैं। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर किसी बिंदु के परितः चारों ओर चक्कर लगाए, वृत्तीय गति। और घूर्णन गति क्या होती है? वस्तु स्वयं में अपनी अक्ष बना के उस अक्ष पर घूमती रहे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, अब कुछ गतियां गुरुत्व के अधीन होती हैं, जैसे प्रक्षेप गति हो गई, दोलन गति हो गई या ऊर्ध्व गति हो गई, तो ये होती हैं गुरुत्व के अधीन गतियां होती हैं। तो जो जिनमें गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल काम करे उनको बोलते हैं गुरुत्वाधीन गतियां या गुरुत्व के अंतर्गत होने वाली गतियां या फिर गुरुत्वीय गतियां। ठीक, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण। तो एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक परिभाषा हम छोड़ के आए हैं त्वरण की। ठीक है, इसको और समझ लो, फिर इसके बाद हम गति के समीकरण पढ़ेंगे। त्वरण, त्वरण क्या होता है? ठीक है, त्वरण समझ लें, फिर इसके बाद हम गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो कोई वस्तु अगर अलग अलग वेग से गति कर रही हो और वेग बढ़ता जा रहा हो लगातार या फिर घटता जा रहा हो, तो वेग परिवर्तन की जो दर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम? त्वरण। तो त्वरण को क्या बोलेंगे हम? वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा भी बटे टी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब समझेंगे, अगर एक चीज और, अगर वस्तु की वेग में कमी हो रही हो तो उसी त्वरण को हम बोलने लगते हैं क्या? मंदन। ठीक है, और अगर बढ़ रहा हो तो उसे हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, त्वरण को क्या बोलते हैं? अगर कमी हो रही हो तो क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या? गति के समीकरण। तो गैलीलियो ने वस्तु के वेग v, त्वरण a, समय t, दूरी s, इन सब में संबंध निकाला। ठीक है, इन सब में संबंध बनाए और 3 समीकरण हमें दिए। ठीक है, कितने समीकरण दिए?
3 समीकरण दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। 3 समीकरण दिए जिनको हम बोलते हैं गति के समीकरण। ठीक है। नंबर 1, अगर हम मान लें कि v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है त्वरण है, t लगा समय है और s उतने समय में तय की गई दूरी है, तो गति के जो 3 समीकरण होंगे वो पहला होगा v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण होगा। ठीक है। दूसरा समीकरण होगा तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस 1/2 at²। ठीक है। तीसरा जो समीकरण होगा वो होगा v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। तीसरा समीकरण होगा v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। अगर गति गुरुत्व के अधीन हो यानी ऊर्ध्व गति हो तो भी ये समीकरण फॉलो करेंगे। तो ऊर्ध्व गति में भी ये समीकरण फॉलो करेंगे। बस शर्त क्या होगी कि a की जगह पे हम g रखेंगे। ठीक है। त्वरण की जगह पे गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे और s दूरी की जगह पे हम ऊंचाई रख देंगे। ठीक है। गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी। अब कंडीशन क्या होती है, जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है यानी मंदन होता है। ठीक है। और जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक। तो समीकरण लिखे जाएंगे। अगर हम नीचे से ऊपर फेंकें, नीचे से ऊपर फेंकें, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकें तो v बराबर होगा u माइनस gt। ठीक है। s बराबर ut माइनस 1/2 gt²। ठीक है। और v² बराबर u² प्लस माइनस 2gh, यानी g हमने यहाँ पे माइनस में रखा। ठीक है। अगर ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो ये समीकरण सीधे लिखे जाएंगे, v बराबर u प्लस gt। ठीक है। s बराबर ut प्लस 1/2 gt² और v² बराबर u² प्लस 2gh। अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तीनों प्रकार के समीकरण लिख दिए, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at² और v² बराबर u² प्लस 2as। ये नीचे से ऊपर की स्थिति में, ये ऊपर से नीचे की स्थिति में। ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको। अब गौर करें, यहाँ पे तीनों स्थिति में हमने जो समीकरण लिखे, तीनों स्थिति में कहीं पे भी हमने द्रव्यमान यानी m की कोई वैल्यू नहीं रखी, यानी गति की स्थिति में द्रव्यमान मायने नहीं रखता है। ठीक है। गति की स्थिति में द्रव्यमान मायने नहीं रखेगा। तो जब हम दो वस्तुओं को, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, बराबर ऊंचाई से छोड़ते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को, मतलब जो बीच में प्रतिरोध होते हैं उनको हम नगण्य मान लेते हैं, गुरुत्व के अंतर्गत छोड़ देते हैं, तो दोनों वस्तुएं बराबर समय पर नीचे गिरती हैं। ठीक है। दोनों वस्तुएं बराबर समय पर नीचे गिरती हैं। ठीक। तो ये इसका कारण होगा। अब जो ये समीकरण लिखे हैं इनसे कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं। ये निष्कर्ष देख लें आप, जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो निष्कर्ष देख लें। जैसे नंबर 1, नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, किसी पिंड को हम u वेग से फेंकें, u वेग से फेंकें ऊपर की ओर, u वेग से फेंका गया। ठीक है। u वेग से किसी पिंड को हमने u वेग से ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। एक बात का आप अंदाजा लगाएं, ऊपर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ऊपर उतनी ऊंचाई तक जाएगा जहां पे अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाए, यानी जहां पे उसका वेग 0 हो गया। तो अगर तीसरे समीकरण में ये वैल्यू पुट कर दें, हम v बराबर 0 रख दें, तो क्या हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, h फाइंड कर सकते हैं। रखें 0 तो u² माइनस 2gh बराबर 0, यानी h बराबर हुआ u² अपॉन 2g। तो ये हो गई किसी वस्तु को u वेग से फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई। ठीक है। u वेग से फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई। मान लो किसी पिंड को हमने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से फेंका, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा।
h बराबर 4, 4 का स्क्वायर यानी 16/2g यानी 8/g, इतनी ऊंचाई तक जाएगा। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हो गई अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? u²/2g। क्लियर, u²/2g। अब अगर हमसे पूछा जाए कि समय कितना लगेगा, किसी पिंड को u वेग से फेंकने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समय में संबंध क्या कहाँ है। अगर इसमें हम v बराबर 0 पुट कर दें तो समय निकल के आएगा। v बराबर 0 पुट किया, u माइनस जी टी बराबर 0 यानी t बराबर u/g। ये ऊपर पहुंचने का समय, उतना ही समय नीचे आने का लगेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए, बॉल को u वेग से फेंका गया, तो कितना समय लगेगा वो ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए, कितना समय लगेगा? u/g, उतना ही समय नीचे आने में। यानी टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा? 2u/g। 2u/g ये आपका टोटल टाइम होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये तो हो गई नीचे से ऊपर फेंकने की स्थिति। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वस्तुओं को हम, एक को u1 वेग से फेंकें, दूसरे को u2 वेग से फेंकें, तो अधिकतम ऊंचाइयां कितनी फाइंड करेंगे? यहाँ पे रख दें u1 u2, 2g से 2g तो कट जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाइयां हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे अब स्वतंत्र रूप से अगर पिंड को छोड़ा जाए, अगर हम बात करें कि वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया, किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया, मान लेते हैं हमने h ऊंचाई से वस्तु को छोड़ा, तो जब हम वस्तु को हाथ में पकड़े थे तब उसका वेग क्या था? 0 था। यानी प्रारंभिक वेग बराबर कितना होगा? 0। यानी u बराबर कितना होगा? 0 होगा। और कितनी ऊंचाई पर हमने पकड़ रखा था? h ऊंचाई पर। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमें समय, कितने समय में आके पृथ्वी से टकराएगी, और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करना है वेग, यानी कितने वेग से आके पृथ्वी से टकराएगी वस्तु। तो अगर हम थर्ड समीकरण में u बराबर 0 पुट कर दें तो v² बराबर क्या होगा? 0 रखा, 2gh, यानी v बराबर क्या होगा? √2gh। ठीक है, तो यानी इतने वेग से आके पृथ्वी पर टकराएगी। अगर हम दूसरे समीकरण में u बराबर 0 पुट कर दें तो h बराबर होगा हाफ gt², यानी t² बराबर होगा 2, यहाँ जाएगा 2h/g, यानी t बराबर होगा √2h/g। इतना समय लगेगा। ठीक है, √2h/g इतना समय लगेगा। अब आपको h की वैल्यू दी होगी, g की वैल्यू दी होगी, तो आप समय निकाल सकते हैं कि कितने समय में पृथ्वी पे टकराएगी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लें किसी वस्तु को हमने 20 मीटर की हाइट से छोड़ा। ठीक है, 20 मीटर की हाइट से छोड़ा और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चले, तो कितने समय में पृथ्वी से टकराएगी? 20 मीटर, यानी t बराबर होगा √2h/g। 2 × h होगा 20/g होगा 10, यानी कितने समय में टकराएगी? 2 सेकंड में। ठीक है, कितने समय में आके पृथ्वी से टकराएगी? 2 सेकंड में। तो ये तो हो गया गति के चैप्टर का बेसिक। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन देख लें।